तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की। और ग्रेविटेशन एक्चुअली में हमारे आम जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दिन भर ग्रेविटेशन से कहीं ना कहीं दो चार होते ही रहते हैं। ऑब्वियसली अभी मैं वॉक करूंगा या कुछ भी करूंगा या ये पेन नीचे गिर रहा है, ये सारा कुछ ग्रेविटेशन के वजह से ही हो पा रहा है। तो ग्रेविटेशन एक फोर्स जो है, हालांकि ये दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, बट फिर भी ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रखता है। तो हम इस सबसे बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट फोर्स को, जो हमारे प्लेनेटरी मोशंस पे को रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे मून्स अपने जगह पे है, हमारे प्लैनेट्स अपने जगह पे, हम हमारे सन अपने जगह पे हैं, हमारे स्टार्स अपने जगह पे हैं, दिस इज ऑल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट रख दिया, हमने क्या किया कि हमने दो ऑब्जेक्ट रख दिए, ओके, और ये आपस में फोर्स लगा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? आपस में फोर्स लगा रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये, हालांकि ये इतना ही वीक होता है, जैसे कि अगर मैं दो ऑब्जेक्ट यहां हाथ में रख लूं, ओके, ये दो ऑब्जेक्ट है, ये आपस में फोर्स तो लगा रहे हैं, बट क्या ये एक दूसरे को खींच क्यों नहीं ले रहे हैं? भाई देखो यार, हमारा जो अर्थ जो है, हमारा जो मास ऑफ अर्थ है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मैं इसके सामने चींटी से भी छोटा ही हूं। तो जो फोर्स अर्थ लगा रहे हैं इन ऑब्जेक्ट्स पे, वो बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट जो हमारे यहाँ पास में रखे हुए हैं। इनफैक्ट अब जब कहोगे कि सर मैं ओपन स्पेस में लेकर चला जाऊं, और फिर क्या ये फोर्स लगा पाएंगे? तो उसके बावजूद भी ये इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएंगे कि ये एक दूसरे को खींच पाए, है ना। अगर एक मास बहुत बड़ा होगा, जैसे कि अर्थ जैसे कंपैरेटिवली मास हो, और दूसरा छोटा मास हो, हाँ, तो जरूर खींच लेगा, ओके। बट अगर दोनों सेम साइज के मास है, तो उनके बीच में ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पुल है, बट वो इतना ज्यादा नहीं है कि वो एक दूसरे को खींच पाए, ओके। So the gravitation, or just gravity, the force of attraction between any two body, and all the objects in the universe attract each other with a certain amount of force. दुनिया का हर चीज ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। मैं तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तुम मुझे अट्रैक्ट कर रहे हो, लैपटॉप मुझे अट्रैक्ट कर रही है, फैन अट्रैक्ट कर रही है, बल्ब अट्रैक्ट कर रही है, लाइट अट्रैक्ट कर रही है, सब कुछ अट्रैक्ट कर रहा है। बट सब कुछ इंटैक्ट अपने जगह पे इस वजह से है कि जो दुनिया, हम सबसे सबसे पावरफुल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हम सबको इंटैक्ट करके रखा हुआ है, अपनी जगह पे रखा हुआ है, ओके। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द फोर्स इज टू वीक टू बी ऑब्जर्व ड्यू टू द वेरी लार्ज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अगर भैया इतना ज्यादा दूर रख दिया, अभी ये देखो, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। अगर मैं ये दो ऑब्जेक्ट लगा दिया, मैंने M1 एंड M2 कह दिया है, ओके, तो इन दोनों के बीच में फोर्स तो लग रहा है, सेपरेशन भी है, कुछ आर सेपरेशन है, अभी हम इसके लिए फॉर्मूला भी लेंगे। बट 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 ये आपस में फोर्स जो लगा रहे हैं, वो इतना ज्यादा नहीं लगा पा रहे कि ये अट्रैक्ट कर लें। और अर्थ पे तो ऑब्वियसली, अर्थ जो उनको पहले से नीचे खींच के रखा है, तो ये तो इधर जा नहीं पाएंगे, बट स्पेस में भी वो इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएंगे कि वो इधर उधर मूव कर पाए, ओके। नाउ ग्रेविटी कीप्स द प्लैनेट इन द ऑर्बिट अराउंड द सन। तो ऑब्वियसली मैंने बात किया ही कि जैसे कि ये सन है, मान लीजिए, तो इसके चारों तरफ जो ऑर्बिटल मूवमेंट्स हो रहे हैं, वो वो हमारे प्लैनेट्स के, वो फिक्स रहते हैं ड्यू टू द ग्रेविटी। एंड ग्रेविटी द फोर्स दैट कॉज द रॉक टू रोल डाउन हिल, है ना। अब भैया इतना बड़ा अगर मान लो पहाड़ मैंने इकट्ठा कर दिया, इसके ऊपर से इसको छोड़ूं, तो वो नीचे ही तो आ रहा है। देखो ना भाई, यहाँ छोड़ा है, नीचे आ गया। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो इसको नीचे ला रहा है। इसको छोड़ा, ये कहाँ है? नीचे ही तो आ रहा है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही तो आ रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही है, हाँ, लेकिन छोटे मासेस के बीच में फील नहीं होता, छोटे मासेस के बीच में फील नहीं होता, ये अलग बात है। इक्वल्स टू Gmm बाई आर स्क्वायर। जनरली मैं कैपिटल एम स्मॉल एम आर स्क्वायर लिखता हूं। तो ये हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए आइए, कैसे? अब मान लिया हमने दो मास रखा है, एक बिगर मास, ऑब्वियसली एक मास बिगर होगा तभी वो फोर्स अप्लाई कर पाएगा, और एक मास हमने छोटा M2 रखा है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमने कितना रखा है? R रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो ये फोर्स होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज होता है, ओके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज होता है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके, इरेज ऑल इंक्स ऑन स्लाइड्स, यस,
F equals to directly proportional to the mass m1 and m2 and m2। तो हम लोग इसको डायरेक्ट मल्टीपल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। ओके, एंड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो यहां r, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर। तो इसको हम अपन इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, एंड हम इसको कह दे जरा, तो ये कितना हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम हटाते हैं और जिसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, और यहाँ पे m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया, जो हमने लास्ट फॉर्मूला अभी हमने देखा। तो हमारा इससे पता चला कि जो फोर्स होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। कैसा? इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बोथ मासेज, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, we are proportional to product of their masses। ओके, एंड ऑब्वियसली ये जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये है दुनिया के हर जगह एप्लीकेबल है। मतलब दुनिया के किसी कोने में चला जाओ, ये जी हमारा फिक्स रहने वाला। दुनिया के वर्ल्ड में, यूनिवर्स में कहीं चला जाओ, ये हमारा फिक्स है। इसको दिया था हमारे न्यूटन ने, बट कैलकुलेट इसको कैंडविस ने किया था। कैंडविस, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना भाई। कैंडविस ने इसको कैलकुलेट किया था, इसका वैल्यू निकाला था, और वैल्यू जो, सो द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज 6.673 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू जो हमारा है ग्रेविटेशन का है, और ये आपको याद रखने योग्य बात है, जिसको आप याद रख कर लेंगे तो आपके जीवन में सुगमता बनी रहेगी। सुगमता मीन्स आसानी बनी रहेगी, आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये डेटा दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल g। ओके, तो स्मॉल g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ACCLERATION, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जो स्मॉल g है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? इसके पास तरीका यही है कि अगेन हम जो फोर्स का जो फॉर्मूला है, हमारे पास F इक्वल्स टू क्या है बालक, अभी हमने देखा था, तो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, एंड दिस इज कैपिटल G। तो ये हमारा फॉर्मूला था फोर्स ड्यू टू एनी मास, है ना। तो हम मान लेते हैं इसमें जो m1 है वो बिगर मास है, m1 जो है बिगर मास है, और m2 है जो बहुत कॉम्पैरेटिवली छोटा मास है। ओके, तो इन दोनों में फोर्स तो लगेगा, इन दोनों में फोर्स तो लगेगा। क्या हम इस फोर्स को अगर याद करो, तो अगर ये जो फोर्स है, अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा वो क्या, F इक्वल्स टू ma के बराबर होगा, F इक्वल्स टू ma। और ये जो a है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन है, बट हम इसको mg लिख देते हैं। और ये g जो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका नाम अलग कर दिया हमने, बट ये भी एक्सेलरेशन ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो हम इस f को रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, और इस s को इस इक्वेशन से हम रिप्लेस कर रहे हैं, यहां पे ध्यान से देखना, ये रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, mg
और इसको हमने M2 रखा था ना, तो इसको भी M2 कह देते हैं यहाँ पे, M2G, M2G। ओके, ध्यान देना। अब जो हमारा जो बिगर मास है, तो जी का वैल्यू हम कंपेरेटिवली हम क्या कर रहे हैं, हम ये अर्थ के कंपैरिजन में एनीथिंग, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये हम किसके कंपैरिजन पे निकाल रहे हैं, तो एनीथिंग विच इज क्लोजर टू द अर्थ सरफेस, विच इज क्लोजर टू द अर्थ सरफेस। तो हमारा जो जी है वो हम 6.673 एंड इंटू 10⁻⁻11, एंड जो अर्थ का मास है वो कितना है, 6 इंटू 10⁻23 और 24 था kg, एंड जो हमारा ये मास M2 है डिवाइडेड बाय अर्थ का रेडियस जो कि 6400 किलोमीटर होता है, इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इसका स्क्वायर। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे और बोथ साइड से M2 को रिप्लेस कर दिया हमने, इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, तो हमारा G इक्वल्स टू हमारा जो आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा जो ग्रेविटेशनल ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये एनीथिंग नियर टू द अर्थ सरफेस, नियर टू द और क्लोजर टू द अर्थ सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है। उस या अर्थ से हम नीचे आ जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अर्थ सरफेस के 500 मीटर, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर ऊपर नीचे के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। उससे ज्यादा आप चेंज करते तो आपकी ये वैल्यू जी की चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले लें, और उसको हम घुमाना शुरू करें तो वो क्या करता है, वो बाहर जाने की टेंडेंसी रखता है। जैसे हमारे पास ये कॉर्ड है, ओके, ये कॉर्ड आपको दिख रहा है, तो इसको मैं कह रहा हूं तो वो बाहर जाना चाहता है, बट जो इसका ये जो है, यहाँ पे मैंने जो होल्ड किया, ये इसको अंदर खींचे रख रहा है, तो ये अपने पाथ पे मूव कर रहा है। मतलब ये जो बॉडी है इसको इंटरनल फोर्स लगा रहा है और ये इसको बाहर टेंजेंशियली बाहर फोर्स लगा रहा है। तो ये जो फोर्स है सेंटर सिकिंग फोर्स है। सेंट्रीपेटल मतलब सेंटर सिकिंग फोर्स है ना, इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, ओके, अंदर की तरफ खींच रहा है, ओके। सेंटर सिकिंग फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स एंड